अस्सलाम, मेरा नाम ऋषिनाज, मैं MS सेमेस्टर सेकेंडरी स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है कॉर्पोरेशन कल्चर एंड वुमेंस मेंटल इफेक्ट। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कॉर्पोरेट कल्चर है क्या। तो कॉर्पोरेट कल्चर वो है जो जो भी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे वर्कर्स कैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या फेस करना पड़ता है वहाँ पे, और किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हें जो अपना प्रेजेंट करना होता है उनके साथ बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए, वहाँ पे किस तरह से रह के काम करता है, ये होता है कॉर्पोरेट कल्चर में। स्पेशली हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट्स ऑफ वुमेन की, तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए इसलिए आता है क्योंकि कंपनीज़ में ऐसा होती है कि जो वुमेन्स होती है उनको बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा जगह ऐसा होता है कि जो बॉसेस होती है वो वुमेन्स नहीं बन पाती है, तो जो वुमेन होती हैं तो उनके लिए ये परेशानी का है। और दूसरी चीज़ें ये है कि किस तरह से वो हर चीज़ें फेस करती है, जैसे उनका काम करने का तरीका, वो कितना भी अच्छा काम करे लेकिन जो भी मेल एम्प्लॉय होते हैं उनके आगे उन्हें नीचा ही दिखाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें मेंटल इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें घर के साथ साथ अपनी ऑफिस भी संभालनी पड़ती है, वर्क प्लेस के साथ साथ होम प्लेस भी देखना पड़ता है। मेल्स के साथ ये चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से वो इन्हें स्ट्रेस होता है। और लोगों का और हमारे समाज में ये है कि वो औरतें हैं तो उन्हें काम भी करना है, बाहर में भी देखना है और घर में भी आकर के देखना पड़ता है, जबकि मेल्स के साथ ये सारी कोई चीज़ें नहीं हैं। कॉर्पोरेट कल्चर स्टार्ट हुआ है अभी बहुत ज़्यादा जो हमें सुनने मिल रहा है। पहले हम कॉर्पोरेट कल्चर जानते भी नहीं थे कि क्या होता है या फिर क्या नहीं होता। तो ये 23 सितंबर 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आया जहाँ पे बताया गया कि अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में जो एक वुमेन एम्प्लॉय थी उन्हें किस तरह से अचानक उनकी मौत होती है। उसके बाद से ये कॉर्पोरेट कल्चर हमको देखने में मिल रहा है, ट्रेडिशन में जो हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और इसका इफ़ेक्ट पड़ता है वुमेन पे सबसे ज़्यादा, उनके मेंटल हेल्थ पे और फिज़िकल हेल्थ पे, दोनों पे। उन्हें मेनोपॉज हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या फिर उन्हें डिलीवरी का जो भी समय होता है उस टाइम पे उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है कंपनीज़ में, उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। बहुत सारी इश्यूज़ आती हैं वहाँ पे जिनके लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। और वहाँ पे स्पेशली खास करके जब उन्हें पीरियड्स प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ये कह दिया जाता है अरे ये तो इनके बहाने हैं और ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं लोग। और ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वुमेन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो हम बात करेंगे कि आखिर हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उन्हें वो सारी चीज़ों के लिए फेस ना करना पड़े और उनके लिए वो सारे नियम बनाए या फिर जो कंपनीज़ हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं दें और उनके लिए एक कानून बनाया जाए कि किस तरीके से उन्हें वहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। मेल्स और फीमेल्स का वहाँ पर जो मेल्स और फीमेल्स में जो भी है वो इक्वलिटी ला करके दीजिए। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वुमेन्स को आगे लाना चाहिए। क्या होता है कि जब भी बोलने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए रिसेप्शन वर्क हो देता है तो उसके लिए हम फीमेल वर्क को आकर को आगे रखते हैं, लेकिन जब भी बात आती है टेक्निकल की तो हम वहाँ पे फीमेल वर्कर को नहीं लेकर के आते हैं, वहाँ पे हमेशा मेल को ही रिफ़र किया जाता है। मेरा नाम लाइबा सालिम है, मैं MA फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ। मेरा टॉपिक है प्रिंटिंग प्रेस, जो पहले कैसे थी और आज कैसी है। सपोज कीजिए कि हम आज से 452 साल पहले हैं, जहाँ सिर्फ हाथ से लिखी हुई, जैसे जो राजा महाराजा थे, कोई इनको नोटिस देना होता था, कोई बात कहनी होती थी अपने जनता से, तो वो हाथ से लिखे हुए वो नोटिस बोर्ड लगाते थे चौराहों पे, सड़कों पे, दीवारों पे। या फिर अगर वो भी नहीं था तो वो मुँह से ढोल बजा के या कुछ ऐसा और ड्रम बजा के ऐसा कुछ से संचार करते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में पुर्तगीज मिशनरीज ने इंडिया में लॉन्च किया प्रिंटिंग प्रेस। सपोज कीजिए उस टाइम के लोगों को दिमाग में क्या हुआ कि एक छोटी सी मशीन है, उससे अखबार या बाइबल छप रही है। तो वो सबसे पहले उसके इन्वेंटर थे जॉनसन गुटेनबर्ग। इन्होंने एक इंक से, उसका एक होता था मेथड होता था, जैसे आज हम जिस चीज़ को मुहर कहते हैं वही उस ज़माने की प्रिंटिंग प्रेस थी। लेटर्स के उभरे हुए अक्षर रहते थे, उसको सब एक साथ समेट के फिर उसको
वो दबा के उसके बाद उसको पेपर पे उतारा जाता था। तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ये था, पहली वाली जो ये फर्स्ट बाइबल थी, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में एक बाइबल छपी हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उस टाइम के प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते थे। कुछ चैलेंजेस, सबसे पहले चैलेंजेस ये था कि स्लो ऑपरेशन। ये आप देख सकते हैं, जो फोटो है वहाँ के लेटर्स की फोटो, एक एक लेटर को एक एक साथ लगा के उसके बाद प्रेस करके उसको प्रिंट किया जाता था। तो इसमें देखिए कितनी ज़्यादा टाइम लगती थी कि मान लीजिए हमें अगर 10 लाइन का कोई सेंटेंस लिखना है तो एक एक वर्ड लगा के कितना टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि बहुत सारे लेबर लगते थे उसमें, मैनुअल ज़्यादा लगता था, बहुत सारे आदमी लगते थे, धीरे धीरे काम होता था। और दूसरा ये है कि मटेरियल, अब मान लीजिए एक अक्षर खराब हो जा रहा है, फिर आप उसको बनाएंगे तब जाके करेंगे। उसके बाद आया मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस। 1993 में डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, इंडिगो ई प्रिंट उसका नाम था। उसके बाद ये आया कि आज ऐसा हो गया है कि जो बड़ी सी प्रिंटिंग प्रेस थी आज हमारे हाथों में हो गई है। आपने बहुत सारी जगह इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया ऐप पे देखा होगा कि छोटे छोटे आजकल वो बॉक्स आने लगे, आप उसको मोबाइल में कनेक्ट कीजिए और वो ब्लैक एंड वाइट आपको फोटो निकाल के दे देंगे। तो आप सोचिए कि जो आज से 450 साल पहले क्या प्रिंटिंग प्रेस की वो स्थिति थी, और आज क्या है कि हम अपने जेब में, सपोज कि हम अपने स्कूल बैग में एक प्रिंटिंग प्रेस इतनी बड़ी रखी, प्रिंटिंग मशीन लेके घूम सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रिंटिंग मशीन आ गई कि छोटी सी रहती है, उसमें से स्टिकर निकलते हैं, आप अपने नोटबुक पे उसको चिपका सकते हैं। और आजकल की प्रिंटिंग प्रेस से ये फायदा है स्पीड। जो पहले के टाइम लगता था कि 10-10, 12-12 दिन लग जाते थे वो एक अखबार छपने में, आज 1 सेकेंड में इतने अखबार निकलते हैं। दूसरा ये कि कस्टमाइजेशन, आप जैसे चाहें वैसे, यहाँ एक लेटर बड़ा करना चाह रहे हैं, यहाँ छोटा करना चाह रहे हैं, जैसा करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में नहीं आई होती तो शायद जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसमें उतना बहुत और टाइम लग गया होता। प्रिंटिंग प्रेस से मौलाना आज़ाद ने केसरी एक न्यूज़पेपर छपा था, महात्मा गांधी का छपा था, अंबेडकर का छपा था। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ही लोगों को बताया, उससे अखबार छापे और बताया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़पेपर छपा था जेम्स अगस्टस हिकी का, वो पहला न्यूज़पेपर भी था और वही पहला प्रिंटिंग प्रेस का भी न्यूज़पेपर था। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आए? जॉनसन, पुर्तगीज सर। क्यों लेके आए? सर फोटोग्राफ था आपके स्लाइड में? यस सर। इंडियन लैंग्वेजेस में बाइबल प्रिंट करके उसको प्रोपेगेट करना था। यस सर। तो कितना डिफरेंस था फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया आया और फर्स्ट न्यूज़पेपर? सर पहला न्यूज़पेपर कब छपा? 1782। कौन सा? जेम्स अगस्टस हिकी, बंगाल गजट। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कब आया? 1556। और लड़का एक बात बहुत इंटरेस्टिंग जो सर ने बोली कि यहाँ पोर्चुगीज़ आए तो बाइबल प्रिंट करने के लिए, लेकिन जो चैलेंजेस हैं जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई है तो लोगों ने कहा कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, इसको कैसे मशीन से छाप सकते हो, ठीक है, अल्लाह का कलाम है। तो बहुत जो क्लर्जी क्लास है क्रिश्चियन, उनकी तरफ से सख्त रवैया, बाद में जाहिर है कि उसको उन्होंने प्रोपेगेट किया। Assalamualaikum. My name is Minokha Kalsu. My topic is Snapchat dysmorphia. Snapchat dysmorphia एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लोग अपनी असली शकल पसंद नहीं करते। अपनी असली शकल से कनेक्शन होकर स्नैपचैट डिस्मोर्फिया एक तशवीशनाक रुझान है। सोशल मीडिया के फिल्टर्स ने खूबसूरती के गैर हकीकी मियारात कायम किए हैं। ये मियार लोगों में अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में अदम इत्मीनान पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया का असर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
हड्डी की खूबसूरती के मियारात को फ़रोग़ देते हैं। इससे अफराद में अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में अदम इत्मीनान पैदा होता है। फ़िल्टर्स की मकबूलियत। फ़िल्टर्स सेल्फ़ीज़ को बेहतर बनाने के लिए तेज़ी से इस्तेमाल होते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक आम रुझान बन गया है। डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में एक नफ्सियाती तशवीश है। इसमें फ़र्द अपनी ज़ाहिरी शक्ल के नताइज पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देता है। स्नैपचैट डिस्मोर्फिया ये फिल्टर सेल्फीज़ के बुनियाद पर अपनी ज़ाहिरी शक्ल को तब्दील करने की ख्वाहिश है। इसमें फ़र्द ड्रेस की तरह नज़र आने के लिए सर्जरी करवाना चाहता है। अज़्ज़राब, डिप्रेशन और नफ्सियाती असरात। जिस्मानी तस्वीर के मसाइल। अज़्ज़राब अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में मुसलसल तशवीश। डिप्रेशन अपनी ज़ाहिरी शक्ल से अदम इत्मीनान की वजह से उदासी। जिस्मानी तस्वीर के मसाइल अपनी जिस्मानी शक्ल के बारे में मुनफी ख़यालात। आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि डिजीज़ है क्या चीज़। डिजीज़ यानी कि बीमारी। अगर बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन करने का काम है, इसका अगर उससे कुछ हट के ये काम कर रही है तो इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। बेसिकली एनी एबनॉर्मल चेंज इन आवर बॉडी दैट्स डिजीज है। अब वो चाहे जिस्मानी तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो या फिर मेंटली हो, किसी भी तरीके से हो। अब बीमारी को कैटेगरी वाइज बांटा गया उसके ड्यूरेशन के हिसाब से। सबसे पहले आता है एक्यूट। एक्यूट ये टेम्पोररी बीमारी है, मतलब कि अगर किसी को हुआ है तो ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, इससे जल्दी रिकवर हो जाता है आदमी। उसके बाद आता है क्रॉनिक। ये लंबे समय तक चलने वाला डिजीज़ है, मतलब अगर किसी को हो गया तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, या तो वो फिर पूरी लाइफ तक भी चल सकती है, पूरी ज़िंदगी मतलब उसको दवाइयों पे गुजारना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्यूट कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम जो होता है। दूसरा है फीवर। उसके बाद बॉडी पेन। बॉडी पेन मतलब सुबह जग रहे उठ के कह रहे बदन में दर्द है, क्लास जाने का मन नहीं कर रहा है, ये वो। रात में नहीं सोओगे तो होगा ही दर्द वैसे। फूड पॉइजनिंग, कुछ खा लिए, ज़्यादा खा लिए, एकदम हॉस्टल में कुछ मिल रहा है अच्छा दवा के खा लिए, उससे फूड पॉइजनिंग हो रहा है। उसके बाद है क्रोनिक डायबिटीज़ यानी इंसान के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना। ये ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है। हड्डी कमज़ोर हो जाना, फिर बाद में बोलते हैं कि घुटनों में दर्द है, ये है वो है। उसके बाद कैंसर है, हेपेटाइटिस बी एंड सी, लीवर से जुड़ी हुई बीमारी जिसमें लीवर में सूजन आ जाता है, फिर बाद में अगर उसका इलाज नहीं करवाए तो वो जाके आगे में लीवर कैंसर बन सकता है। उसके बाद इसको इसके कारण के हिसाब से बांटा गया है इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है। इसके फैलने का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या पैरासाइट्स, कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा है डिजेनरेटिव डिजीजेस, यानी कि जब आदमी का एक उम्र हो जाता है तो उसके टिश्यू जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या उनके टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके वजह से उसका जो मजबूत टिश्यू होता है उस कमज़ोर टिश्यू को खाना स्टार्ट कर देता है। ये प्रॉब्लम जेनेटिक हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल्स है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के। चिकन पॉक्स, ये आमतौर पर बच्चों में होता है, बदन पे रेड डॉट डॉट निकलना। इसको अपने भाषा में बोले तो अगर इसको वो भी बोलते हैं चेचक। उसके बाद है कोविड-19 बर्ड फ्लू जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से हॉस्टल में चल रहा है कुछ। डेंगू है जो मतलब मच्छर के काटने से ज़्यादा होता है, इसमें फीवर हो गया, बॉडी पेन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये है डिजेनरेटिव डिजीजेस। अल्जाइमर, भूलने की बीमारी। आमतौर पर जब एक ओल्ड एज हो जाता है आदमी का तो वो भूलने लगते हैं, मतलब कुछ याद रहा फिर भूल गए। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की बीमारी हो गया, कमजोर हो गया हड्डी। फिर ये है
एथराइटिस, घुटनों में दर्द होना। ठीक है, थैंक यू। इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो सालिया नजार है मेरे मेंटोर, उनसे ही वही पढ़ा गई है। सरवरी से पढ़ा रहे, हेल्थ सर्विस वही है। सारे नोट्स इसी पे डाल रहे हैं, कुछ चेंज करना। मेरा नाम सनाउल्लाह है और मैं BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है कि रेवेन्यू फ्रॉम सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। हम आजकल हर वक्त सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम सब आजकल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे हर वक्त रहते हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया होगा कि ये चीज़ जहाँ हम देखते हैं ये किसी और का कंटेंट हो सकता है, ये उसी किसी और का ही कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट से उसको पैसा मिलता है, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ हम जस्ट इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन हमको इससे कोई रेवेन्यू नहीं होता है। हमको रेवेन्यू हासिल करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हमको रेवेन्यू प्रोवाइड करता है उससे जुड़ना होता है और उसके लिए कुछ शराइत होते हैं जिसके जरिए जिसको फुलफिल करने के बाद हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है CMP और एक होता है CPC। CMP का मतलब होता है कि क्लिक पर मिल या क्लिक पर थाउजेंड इंप्रेशन, क्लिक पर मिल या क्लिक पर थाउजेंड इंप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई साइट गूगल साइट में ओपन है या कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई साइट ओपन है, उस पर कोई एड उस पर आपका कंटेंट है और कंटेंट पर आपका कोई एड चल रहा है। उस एड पर आप क्लिक करें या ना करें, जस्ट जो यूजर है जो साइट पर गया और आपका कंटेंट को देखा, वो शख्स एड पर क्लिक करे या ना करे उसका वॉच क्या बोलते हैं काउंटिंग आ जाता है, जिससे आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी कुछ शराइत है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि CPC क्या होता है। CPC होता है कि आपका कंटेंट पर जो एड चलता है उस पर क्लिक होना जरूरी है, तब जाकर काउंटिंग में आ गया। तो CPMP जो होता ये है कि ये क्या बोलते हैं जो आपका कंटेंट है और एडवर्टाइजर जो आपका एडवर्टाइजिंग दे रहा है, इन दोनों के दरमियान एक डील होती है जिससे आपका कंटेंट आपको रेवेन्यू मिल सकता है। डील इस तरह का हो सकता है कि मान लीजिए आपका अकाउंट पर जितने भी लोग गया है तो एक वॉच टाइम वो मुकर्रर करता है कि मान लीजिए कि आपका अगर 1000 लोग आपके साइट पर आया और इस एड को देखा तो उससे आपको $5 या $10 मिलेगा। इसी तरीके से CPC पर भी होता है कि कितने लोग वहाँ पे जाते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और एक है वीडियो एड। हम अक्सर यूट्यूब देखते हैं जहाँ पर आपको पहले वीडियो अक्सर जो एड आता था वो वीडियो की शक्ल में आता था, अभी स्पॉन्सर के साथ ज़्यादातर आता है। तो ये जो एड है इससे भी पैसा आपको मिलता है। इसके लिए भी कुछ शराइत है कि आपका यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 1K फॉलोअर 1K सब्सक्राइबर होना चाहिए और वॉच टाइम 4000 होना चाहिए। ये जो 4000 वॉच टाइम है इसके लिए ये है कि 12 महीने के अंदर ये वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, तब जाके आपको यूट्यूब से रेवेन्यू मिल सकता है। इसका रेवेन्यू फिर भी नहीं मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जो यूट्यूब का शराइत है अगर वो फुलफिल हो रहा है तभी जाके आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और फिर आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक स्पॉन्सर कंटेंट, जैसे कि कोई अभी बहुत सारे शोज जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जैसे कि अभी फिलहाल जो कंट्रोवर्सी में चल रहा है समय राना, इसका अक्सर और बेशतर जो शो होता था वो स्पॉन्सर होता था। तो कोई ना कोई कंपनी उसके पास आती और स्पॉन्सर करता जिससे उसका शो चलता था। तो स्पॉन्सर जो कंटेंट होता है वो होता है कि कोई कंपनी किसी क्रिएटर के पास आता है और उसको स्पॉन्सर करता है कि आप मेरा एडवर्टाइज करो, आपको मैं इतना पैसा दूंगा। ये स्पॉन्सर कंटेंट होता है। स्पॉन्सर कंटेंट सिर्फ Hello everyone, this is Neha Zanga presenting a topic on the classical feminism. So before understanding about the classical feminism, हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में फेमिनिज्म क्या होता है।
तो फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि जब कोई वुमेन्स के राइट, गर्ल्स के राइट्स के लिए जो चीज़ें होती हैं, मूवमेंट होता है, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, सोशल मूवमेंट हो, उस चीज़ को हम लोग फेमिनिज्म बोलते हैं। और क्लासिकल फेमिनिज्म का जो वेव है, फेमिनिज्म एक वेव में आया और वो 4 वेव में आया, और जो फेमिनिज्म का जो फर्स्ट वेव होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फेमिनिज्म। और क्लासिकल फेमिनिज्म में हम लोग वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं लीगल वे में, और एक लीगल वे में बात करते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि वोट देने का जो राइट होता है, वुमेन्स का जो वेजेस का होता है, जहाँ पर कई सारी जगह मेन और वुमेन को वेजेस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इन सब राइट्स के बारे में, इन सब राइट्स के लिए वुमेन्स जो होती हैं, जो फेमिनिस्ट होती हैं, वो वुमेन्स के लिए काम करती हैं। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से पता है, फेमिनिज्म के 4 वेव्स आए हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव और फोर्थ वेव। फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी से, इसमें वोटिंग, प्रॉपर्टी ऑनरशिप, इन सारे चीज़ों के बारे में बात हुई। जैसे फर्स्ट वेव में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था 1789 में, उस वक्त फर्स्ट वेव की शुरुआत हुई थी। सेकंड वेव 1960 to 1970 वर्क प्लेस राइट, प्रोडक्टिव फ्रीडम, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, लाइक वेजेस वगैरह के बारे में बात है कि वुमेन और मेन को इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पर मेन और वुमेन को इक्वल वेजेस नहीं मिलता है, मेन को ज़्यादा मिलता है और वुमेन्स को कम मिलता है सेम टाइम पर काम करने के बावजूद भी। थर्ड वेव 1990 इंटरसेक्शनलिटी चैलेंज यूनिवर्सल वुमेनहुड। फोर्थ वेव 21st सेंचुरी, और इसी तरह से डिफरेंट वेव जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी कि कुछ वुमेन्स के जो राइट्स है वो इस तरह के आने चाहिए, वुमेन्स को अगर सप्रेस किया जा रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव में वोटिंग राइट मिला था, तो उसके बाद जो फर्स्ट वेव आया उसके बाद वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑनरशिप के बारे में बात हुई, वेजेस के बारे में बात हुई कि वुमेन्स को इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, और भी जितने भी इश्यूज आते गए उस तरह से मूवमेंट्स चलते जाते हैं। क्लासिकल फेमिनिज्म जो फर्स्ट वेव होता है हमारा फेमिनिज्म का, उसी को हम लोग क्लासिकल फेमिनिज्म कहते हैं। क्लासिकल फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी 1789 से, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। वहाँ पर ही बहुत सारी वुमेन ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद से जैसे लाइक राइट टू वोट वहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि जब पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी वो उनको राइट टू वोट नहीं था, वो वोट नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके बाद हमें वोट करने का राइट मिला। उसके बाद फिर कुछ सिविल राइट्स होते हैं वो वुमेन्स को मिला। वेजेस के बारे में बात हुई, और बहुत देर मेनी इशूज़ इसके बारे में जैसे जैसे मूवमेंट होते गए उसके बाद वुमेन्स को वो राइट्स मिलते गए। और फर्स्ट वेव में जैसे वुमेन राइट्स कन्वेंशन से फॉल्स यूएसए 1920 अमेंडमेंट पास इन द यूएसए वुमेन सफ्रेज, न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। इन तरह की जो फर्स्ट वेव के बाद जो भी चीज़ें इक़्तिदार में आई वो ये सारे हैं। और कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई भी मूवमेंट होता है, कोई जैसे हमारा चिपकू मूवमेंट हुआ था, भी कई सारे आंदोलन होते हैं, करप्शन आंदोलन, इस तरह की एंटी करप्शन आंदोलन हुआ था। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, तो उसमें इस लाइक फर्स्ट टाइम में वो अचीव नहीं कर पाता है बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें वक्त लगता है, काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, कुछ वुमेन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है उन चीज़ को। बाकी जो वुमेन्स आगे का जो जनरेशन है उनको उनकी राइट्स दिलाने के लिए, उनके हक में बात करने के लिए। आपने ये कहा कि फेमिनिज्म इसलिए है कि इक्वालिटी की बात करता है, कि कुछ जगह आदमियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियों को कम। तो क्यों इंडियन रेलवेज में वीमेंस कोटा होता है, मेंस कोटा नहीं होता? क्यों किसी यूनिवर्सिटीज़ में वीमेन कोटा पे एडमिशन लड़कियों को मिल जाता है, लड़कों को नहीं मिलता? अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो जहाँ वीमेन को प्रायोरिटी दी जा रही है वहाँ दोनों के लिए क्यों नहीं प्रायोरिटी? क्यों बसों में फीमेल के लिए सीट्स होती है, मेल के लिए नहीं? इक्वालिटी के साथ साथ इक्विटी भी देखी जाती है ना। अगर मेन आगे बढ़ रहा है तो वो वुमेन से 5 कदम आगे चल कर आगे बढ़ रहा है। अगर वुमेन जो बढ़ती है तो वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ रही है, वो काफ़ी चीज़ों को फेस कर रही है, डायरेक्टली उसको आगे बढ़ने का नहीं किया जा रहा है। और मेन को इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो ये आगे बढ़ जाता है हमसे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उनको फैमिली प्रॉब्लम, उनको जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की चीज़ें मेन फेस नहीं करते हैं। इसीलिए अगर वुमेन्स के लिए कुछ राइट्स आ रहे हैं, वुमेन के लिए रिजर्वेशन आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी भी है, ताकि वुमेन्स को आगे बढ़ने का मौका मिले।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सालिम माज और मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। और मेरे मॉडरेटर है प्रोफेसर मिराज सर एंड पीएचडी स्कॉलर सादिया नज़ारिया। तो हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही प्लानिंग चाहिए और फोकस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। और मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ही स्ट्रेटजीज बताऊँगा जिससे आपको अप्लाई करके आप बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं और जो है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपने बनाई है तो यूनिवर्सिटी नाम गलत लिखा है क्या या हटाना भूल गए? ये उस पर आ गए तो मैं इसको एडिट करना बोल रहा हूँ। हमारा पहला पॉइंट पे आता है सेट क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल्स को क्लियर रखना है और अपने गोल्स को शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम में आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। और उसके बाद आता है आप उसमें स्मार्ट मेथड अप्लाई करिए और कुछ आप उसमें ऐसा करिए कि उसको वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला टाइम जो है लॉन्ग वर्क एक शॉर्ट टर्म में आपको डिफाइन करने में टास्क मतलब अपने टास्क पे फोकस करिए। यूज एज़ेनहावर मैट्रिक्स। एज़ेनहावर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप अपने काम को बहुत ज़्यादा काम को आप अपने काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आपका काम अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है तो उसको ज़रूरी डू इमीडिएटली मतलब आप उसको जल्दी से कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उसको आप शेड्यूल में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेलीगेट इफ पॉसिबल। प्लान योर डे। आप अपने दिन को प्लान करिए। आप रात ही पे उसको आप शेड्यूल बना लीजिए और आपको दिन कैसे शुरुआत करनी है आपको उसमें आपको प्लान बना लेना है। क्रिएट टू डू अ लिस्ट और यूज़ अ प्लानर। आप प्लानर के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो है आप सुबह फ्रेश स्टार्ट होने से पहले रात ही पे प्लान बना लें और एलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क। हमारा चौथा पॉइंट पे आ जाता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेक लास्ट स्टोरेज स्टेप्स। आप अपने लंबे काम को छोटे स्टेप्स में बांट सकते हैं जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। यूज़ प्रोमोडो टेक्निक। प्रोमोडो टेक्निक उसे कहते हैं जैसे आप एक काम पे फोकस करिए 25 मिनट तो उसमें 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। रिमूव डिस्ट्रैक्शन। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन सेट फोकस आवर्स। आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हैं जैसे कि मोबाइल को स्विच ऑफ करना या उसे नोटिफिकेशन को ऑफ करना। लर्न टू से नो। अगर आपका काम बहुत ज़रूरी है और आपके दोस्त या कोई भी रिलेटिव्स है आपको कहीं पे बुला रहे हैं तो आप ना बोलना सीखिए। एक पॉजिटिव लैंग्वेज में ना बोलना सीखिए और जो है अपने टास्क पर फोकस करिए जो कि आपको गोल्स तक अचीव करने में मदद करे। आपके मेंटर कौन है? मेरा और स्कॉलर मेंटर कौन है? सादिया नज़ारिया। आप कितनी बार इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए या टॉपिक डिसाइड करने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ द टॉपिक डिसाइड करने के लिए कितनी बार मिले आप? सर मैं इस बार तो नहीं मिल पाया, मैं पिछले बार मिला था मुझे। मैं क्लास पिछली बार था तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिले आप? सर प्रैक्टिस चल रहा था वो हॉस्टल में उसका मैचेस चल रहा था उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। सॉरी इसमें नहीं मिल पाया।